हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के अंदर हम चैप्टर 2 के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे। और आज के इस लेक्चर्स का हमारा जो टॉपिक जो टारगेट रहेगा कि हम सिंपली समझेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब कि अगर कोई भी वर्कर अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम करता है तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक का जो टारगेट है क्या है आज हमारे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर in the unorganized sector। ठीक है, जब हम इस टॉपिक की बात कर सबसे हम समझते हैं कि हमें जो भी वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो उनको हमें प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत है। तो इसके लिए हम कुछ बात समझते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देखो एक्सप्लॉयटेशन किस सेंस मतलब किस तरीके से होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स होते हैं वो किसी तरह के गवर्नमेंट के रूल्स को, रेगुलेशन को, किसी तरह के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, है ना। डू नॉट हैव टू फॉलो एनी गाइडलाइंस, एनी बेसिकली हम बोलते हैं पॉलिसीज को, है ना, फॉलो नहीं करते। जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स होते हैं वो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं होते, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि जब भी वो किसी भी वर्कर्स को हायर करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि वो लोगों को ना कम पैसे में हायर कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे हम दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली की बात, दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहती है, जैसे कोई भी अनस्किल्ड जो वर्कर्स है उसको लगभग 18,500 को अप्रोक्सीमेट इतनी पेमेंट मिलनी चाहिए, है ना। मतलब कि 2025 के अकॉर्डिंग मैं बातें करूं यहाँ पे, तो 18,000 कुछ 400 रुपए, तो मतलब कि 80,500 का अप्रोक्सीमेट उसकी इतनी पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, आप जाके देख सकते हो कि आपके आसपास जो एरिया में कोई फैक्ट्री वैक्ट्रीज होगी जहां पर एम्प्लॉय जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स है, वहां पर उनकी सैलरी जाके पूछे, क्या उनकी सैलरी क्या 18,500 के प्रोवाइड किया, जबकि वो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कम से 18,000 देना चाहिए, इतना तो मिनिमम बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं देखते, ये एक्सप्लॉयटेशन ही तो है। अब दूसरी एक्सप्लॉयटेशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनसे ना हम क्या करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा वर्क तो करवा, एक्स्ट्रा वर्क का मतलब कि ओवर टाइम वर्क कराते हैं, लेकिन ओवर टाइम की हम पेमेंट नहीं करते। उनको किसी तरह की पेड लीव्स नहीं दी जाती। मतलब पेड लीव का मतलब देखो, वीकली छुट्टी देगा, बीच में उनको कभी छुट्टी लेनी पड़ जाए तो उनके पैसे क्या, उनकी दिहाड़ी ना मजदूरी काट ली जाती है। कहती है भैया तुमने छुट्टी किया, हमें उससे क्या मतलब, तुम आओ ना बताओ, लेकिन हम तुम्हारी पेमेंट क्या कर लेंगे, हम यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे जब मंथली जब पेमेंट उनको दी जाती है। तो ये बहुत तरीके से इनके साथ क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब इसी एक्सप्लॉयटेशन को क्या कहते हैं, इस तरह से जो वर्कर्स है इसको क्या करें, हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। और प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे क्या है यहाँ पे वेज, तो हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे। here are here are the main ways to protect them। वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेन वेज है जिससे हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं वहीं पर जैसे मैं पहले के पॉइंट्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से वेज है, तो वहां पे हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, है ना। मैं गवर्नमेंट चाहे मैं गवर्नमेंट रूल की बात कर लूं, है ना, गवर्नमेंट रूल एंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कीम्स की बात कर लेते हैं। देखो गवर्नमेंट के द्वारा ना कुछ बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्कीम्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के अंदर मैं सिंपली कौन कौन से स्कीम्स है उनकी बात कर, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 की बात तो, है ना, चाहे मैं इसकी बात, चाहे मैं यहाँ पे मैनेरगा एक्ट 2005 की मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इन सभी चीजों की हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। या तो मैं बात यहाँ पे पीएम श्रम योगी मानधन
योजना की हम बात कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे आपने देखा होगा एक ई सरल पोर्टल होता है, ई श्रम पोर्टल होता है। आइए इनके बारे में वन बाय वन हम क्या करते हैं, चीजों को हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्कीम्स होते हैं जिनके थ्रू हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 की क्या कहता है कि हम ना जो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते क्या, जैसे कि आप बात है हेल्थ केयर हो गया, चाहे यहाँ पे मैं और जैसे कि पेंशन हो गए, ठीक है, पेंशन जैसे मैं यहाँ पे चाहे मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैटरनिटी लीव्स की मैं बात कर सकता हूँ, है ना। ये क्या होता है हमारे, चाहे मैं इंश्योरेंस रिलेटेड या एक्सेट्रा, सब चीजें क्या होती है हमारे, ये जो सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट है वो हम प्रोवाइड करेंगे जो वर्कर जो क्या काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। दूसरा आपको पता है मनरेगा एक्ट, सिंपल बात है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट की हम बात करते थे, जिसके अंदर सिंपल सा क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार क्या कहता है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो 100 दिन का पूरा साल के पर्टिकुलर ईयर के अंदर को 100 दिन का मतलब कि 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है, तो 100 दिन का क्या प्रोवाइड करेगी, उनको 100 दिन का जो वेजेस उनके बनते उनको चीजें क्या करेगी, उन मतलब कि वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अगला मैंने बोला यहाँ पे पीएम श्रम योगी मानधन योजना का सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी ऐसा वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करता है उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसको ना पेंशन फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपके 60 साल मतलब कि आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज के बाद आपको मंथली आपके अकाउंट में क्या मिलेगा, आपको पेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सिंपली वो स्कीम का पार्ट था। अगला तो हमने देखा ई श्रम, देखो ई श्रम पोर्टल आप देख सकते हो, आपने रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी जो गवर्नमेंट ने एक ई श्रम पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, जिसके अंदर ऐसा कोई भी वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करता है उसको इस श्रम पोर्टल में क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, है ना, जिससे रजिस्टर करने से इनको गवर्नमेंट को बेसिकली डेटा मिल जाता है। डेटा अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी स्कीम्स हो गए, कोई भी चाहे वो पॉलिसीज हो गए, उनके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मुलेट कर सकते थे, उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, इंश्योरेंस रिलेटेड, चाहे ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड कोई भी इस तरह की चीजें क्या होती है उनको प्रोवाइड कर सकते थे। तो एक तरीका तो हमारा ये आता है कि देखो गवर्नमेंट रूल्स एंड स्कीम्स की हम बात करते हैं। अगर हम दूसरे की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं यहीं पे दूसरे की बात करता हूं तो यहाँ पर दूसरा हमारा पॉइंट का सोशल सिक्योरिटी मेजर आता है। क्या था हमारे पास, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड्स किए जाते हैं, है ना, कुछ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीजें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, जो ऐसे एम्प्लॉय जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हमें प्रोवाइड करनी है। एक तो हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, हम बात करते हैं किनकी बात करें, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्सीडेंटल है ना इंश्योरेंस की मैं बात कर सकता हूँ। चाहे यहाँ पे हम बात करते हैं ओल्ड एज पेंशन जैसी फैसिलिटी हमें क्या करनी पड़ती है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर, क्योंकि सोशल नीड्स है, इतनी बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए आज की डेट में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर यहाँ पे क्या हमें पेड लीव प्रोवाइड करना है, पेड लीव, उनको छुट्टी मिले, है ना, उनको छुट्टी मिले लेकिन छुट्टी की दिहाड़ी ना कटे, जैसे नॉर्मली दिहाड़ी लोग काट ले, तो वो सब चीजें ना हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट्स, है ना, एक्सेट्रा चीजें हम बात देखो मैटरनिटी बेनिफिट्स का मतलब होता है, मैटरनिटी का मतलब होता है कि तुमने आपने देखा होगा, आप समझिए कि जो वुमेन्स होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको प्रेगनेंसी के समय उनको अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देकर उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, तो इनके लिए उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको बेसिक छुट्टी दे, लेकिन छुट्टी के कोई पैसे नहीं कटने चाहिए, है ना, मतलब कि उनको उसने जितनी दिन छुट्टी रहे उनको उतनी वेजेस मतलब कि मिलनी ही चाहिए, ठीक है। ये सारे बेसिक हम मेजर्स के अंदर काउंट करते हैं। देखो आपने रिसेंटली में एक चीज देखी होगी फाइनेंशियल से रिलेटेड, है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं, मैं सेविंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता हूं, सेविंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मैं बात करूं, देखो इसके अंदर ना क्या होता है, देखो
आपने देखा होगा कि ना बैंकों के अंदर ना एक गवर्नमेंट एक नया स्कीम लेके आया था, जिन्होंने उसमें क्या बोला था कि एक हम बात करते हैं यहाँ पर, हम जनधन योजना की बात, आपने देखो बैंक्स के अंदर जाके देखना, बैंक्स के अंदर ना एक स्कीम आ रखी है जिसका नाम क्या है, जनधन योजना की हम बात है, जो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इन्होंने ये एक बेसिकली स्कीम लेके आए थे, मतलब कि लॉन्च किया था, जिसके अंदर जितने भी वर्कर्स है वो क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और भी जीरो सेविंग अकाउंट पे। जीरो सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि आज के टाइम में देखो नॉर्मली आप जब सेविंग अकाउंट ओपन करने जाते हो आपको ना एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपका बैलेंस अगर उस मिनिमम बैलेंस अगर बिलो तो आपको चार्जेस कटते हैं आपके अकाउंट के ऊपर, चार्जेस लगता है, चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं बाय दी बैंक, ठीक है। तो आप इसकी स्कीम के अंदर आप क्या करते हो, आप जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, जिससे आप अपने पैसों को सेव कर सकते हो, है ना, जो आपके फ्यूचर्स में काम आएंगे, ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की हमने यहाँ पे बात की। अब अगले कुछ और भी हम बात कर लेते हैं, है ना। देखो अगला आता है रेगुलेशन एंड लेबर राइट की बात के रेगुलेशन एंड लेबर राइट की हम बात करते हैं। देखो रेगुलेशन या जब मैं लेबर के राइट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इन चीजें इन्फोर्स करते हैं। क्या इन्फोर्स करेंगे यहाँ पे, देखो जरा समझा। अभी हमने सबसे पहले प्रॉब्लम क्या, जब हम मैंने जब बताया था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर में बताया था कि यार उनको वेजेस नहीं मिल रहे, वो मतलब कि जितना वो पोटेंशियल के साथ काम करे, जितने एफिशिएंसी के साथ काम करे, जितना उनका हक बनता है, अगर मैं एक नॉर्मल इतना हक उतना दिया नहीं जा रहा है, कम वेजेस पे उनको हायर कर रहे हैं, कम वेजेस देके उनसे उतना ज्यादा काम करा रहे हैं, है ना। तो मतलब कि एक चीज, तो ये चीज क्या होनी चाहिए कि हमें इन्फोर्स करना है, क्या इन्फोर्स करना है, मिनिमम वेजेस, है ना। मिनिमम वेजेस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन्फोर्स करना है, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे समझ आती है। साथ में हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजें फॉर्म करनी है। हमें क्या फॉर्म करना है, फॉर्म लेबर वर्क फोर्स बोर्ड, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें चीजें फोर्स मतलब कि फॉर्म करनी चाहिए, जहां पे हम लेबर बोर्ड फॉर्म करेंगे, जहां पे लेबर से रिलेटेड सारी चीजें क्या करेंगे, हैंडल की जाएंगी, उनको किस तरह से चीजें हमें देखनी है ना। इसलिए क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हम क्रिएट करेंगे, जिससे इन सब डिपार्टमेंट बस एक ही काम होगा कि जो लेबर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहे, जो अनऑर्गेनाइज मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, उनको क्या करना है, उनको कंट्रोल करना है ना, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको रेगुलेट करना है। तो सारी चीजों के लिए हमें एक बोर्ड फॉर्म करने की जरूरत है, एक सिंपल सी है ना। अब इसके अलावा हम कुछ और पॉइंटर्स की भी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेंगे, यहाँ पे क्या एजुकेशन एंड, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जब भी मैं एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोवाइड्स अ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें क्या करनी जरूरत है, प्रोवाइड करने की जरूरत है। आज के टाइम में कितनी ज्यादा देख रहे हो कि स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अगर आप किसी फैक्ट्री में आपको बहुत सारी मशीनें भी चलानी पड़ सकती है, तो उस रिलेटेड आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ना, मतलब आपको चीज आना चाहिए करना, तो है ना। तो हमें क्या करनी जरूरत है, एक तो हमें इसके अंदर हमें जब एजुकेशन ट्रेनिंग बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, प्रोवाइड्स स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे और चीजें हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम और क्या चीजों की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिटरेसी की हम बात कर सकते हैं, है ना। अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, हम अवेयरनेस एंड लिटरेसी की मैं बात करता हूं। देखो अवेयरनेस और जो लिटरेसी की बात है वो सिंपल है कि अवेयरनेस हमें क्रिएट करने की जरूरत है, उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है, उनके हमें राइट बताने की जरूरत है कि हाँ आप यहाँ पे ऐसे काम तो आपको मिनिमम जितना मिलना चाहिए। और देखो लिटरेसी के सिंपल वाले लिटरेसी की तो हम लिटरेसी सिंपल मतलब लेते हैं, हमें उनको बताना पड़ेगा लिटरेट होना कितना इंपॉर्टेंट
है ना, लिटरेट की यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिटरेसी की हम बात कर लेते हैं, है ना, लिटरेट में पढ़ाई लिखाई करना, इंपॉर्टेंस कर बताना पड़ेगा, हमें चीजें सिखानी पड़ेगी, है ना, ये सब हमारे क्या होता है, ये एजुकेशनल ट्रेनिंग के हमारे पार्ट जाते हैं। अगर इसी के अलावा अगर मैं कुछ और पॉइंटर्स की मैं बात करूं तो देखो एनजीओ, है ना, एनजीओ का मतलब देखो सिंपल सा, आपने समझा, बहुत सारी मूवीज देख रहे हो, मूवीज का आपने देखा होगा, आपने देखा यूनियन, एक क्या होता है वर्कर, जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बहुत सारे लोग या बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, वर्कर ना एक यूनियन होता है। अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने यूनियन के पास जाता है, यूनियन उस प्रॉब्लम को सुनता है और उस प्रॉब्लम को लेके वो कहा जाता है, जो फैक्ट्री का जो ओनर होता है उसके पास रहता है, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने क्या रखता है ना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या उनको बताता है कि हमारी ये सब प्रॉब्लम्स है ना, या हमारे सैलरी बढ़ाने की जरूरत है, हमें ये सारी बेनिफिट मिलने की जरूरत है। तो हमें क्या, ये एनजीओ काम करते हैं, है ना, एनजीओ के अंदर हम बात करें तो हमें क्या जरूरत है, formed a वर्कर्स यूनियन बोल लो, या तो इसी को पता है क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव, है ना, कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव। वर्कर कोऑपरेटिव की हम बात करते हैं। जो एनजीओ होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, लीगल सपोर्ट। आपने देखा बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं वो इन्हीं सब चीजों को देखते रहते हैं कि उनके साथ अगर कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उनको वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो लीगल सपोर्ट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ ऐसे 5 तरीका थे जिससे हम क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनको हम, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम कुछ अलग टॉपिक्स भी हम समझते हैं, अगले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो अगला टॉपिक आता है हमारा सेक्टर्स। सेक्टर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने सेक्टर्स को ना क्लासिफाइड कर दिया, सेक्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जब मैं ओनरशिप या मालिकाना, जैसे हम जो ओनरशिप होता है मालिकाना, अगर मालिकाना के आधार पर अगर मैं सेक्टर्स को बायफरगेट करूं तो ये 2 पार्ट्स के अंदर हमें क्या दिखते हैं, बायफरगेट दिखते हैं। कितने पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स हैं। अच्छा वो 2 पार्ट्स कौन से बता, एक होता है पब्लिक सेक्टर होता है, एक क्या होता है पब्लिक सेक्टर होता है, एक क्या होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसकी बात कर, जब भी मैं पब्लिक सेक्टर की मैं बात कर लेता हूं, दिस आर हम बोलते हैं, दिस आर ओन बाय, क्या होता है ये, दिस आर ओन बाय, है ना, किसका, दिस आर ओन बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, ओन किए जाते हैं। बट हम इधर की बात करते हैं, these are owned by individual, है ना, किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया, या तो हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, है ना। प्राइवेट सेक्टर सिंपली जब किसी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा क्या किया जाता है, वो ओन किए जाता है, हम उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, हम बोलते हैं। तो वो पब्लिक सेक्टर के सिंपल से जहां पे गवर्नमेंट का हक है, जैसे आप जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स की बात हो, जैसे कि हम बात करते हैं एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करता हूं एमसीडी, वो क्या एक पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, ऑफ कोर्स ही बात है, उस पर गवर्नमेंट के हक है, गवर्नमेंट का हक है, सिंपल सो गवर्नमेंट ही तो गाइड करे, उसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन विच इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट करे चाहे सेंटर करे, तो वो कौन सी हमारी, वो हमारी होती है पब्लिक सेक्टर होते हैं। अगर मैं दूसरी साइड बोलूं, देखो प्राइवेट सेक्टर या किसी भी कंपनी का नाम ले लो, XYZ, जैसे कि मैं बात कर, जैसे मैं रिलायंस की मैं बात कर लूं, चाहे मैं अडानी की बात कर लूं, है ना, चाहे मैं यहाँ पे TCS की बात कर लूं, है ना, ऐसे बहुत सारे मल्टीनेशनल चाहे कोई भी कंपनी हम बात करें, वो सब क्या एक प्राइवेट सेक्टर है।
जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर, गवर्नमेंट के रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल कर रही है ना। यहाँ का जो मैनेजरियल जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है? सिंपल लेते हुए देखो, हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, हमें किसी को मतलब कि किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विस की कितनी कॉस्टिंग हमें रखनी है, ये सब क्या है? मैनेजरियल डिसीजन है, वहां की मैनेजमेंट ले ली, मतलब ओनर ले रहा है। तो ये हमारे कौन से सेक्टर होते हैं? प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, है ना। अगर एग्जाम्पल में आप सभी नोट करना तो कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एमसीडी, है ना। एक्सेट्रा बहुत सारी हो सकती है ना। जैसे कि एक हमने देखा बीएसएनएल की हमने बात की थी, वो भी इसके एग्जाम्पल। वहां पे हम प्राइवेट सेक्टर की बात है, कोई भी कंपनी ला दो, है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया टीसीएस बोल दिया, चाहे मैं रिलायंस की बात कर, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल। पता है एक और चीज आती है, एक ऐसा सेक्टर जहां पे दोनों ही काम कर रहे हो, दोनों ही कंट्रोल कर रहे हो, है ना। कभी होता नहीं को कुछ ऐसे सेक्टर जैसे गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ प्राइवेट जो ग्रुप जो प्राइवेट कंपनी होती है, या किसी मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का भी इसमें क्या होता है? शेयर होता है। मतलब दोनों ही मिलकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं? उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब दोनों की ही गाइडलाइन, दोनों ही डिसीजन लेने में दोनों के ही देखा जा रहा है कि क्या डिसीजन लेना, हमें कितना प्रॉफिट करना है, हमें क्या चीजें, हमें कौन से न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करने, इस सारी चीजों में डिसीजन क्या है? दोनों का, मतलब पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी। इसको पता हम क्या कहते हैं? इस तरह के सेक्टर जो होते हैं ना, हम उनको कहते हैं जॉइंट सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट सेक्टर कहते हैं। अब ये जॉइंट सेक्टर क्या होता है? बेसिकली ओन बाय बोथ, है ना। ऐसा वो सेक्टर जो क्या था? ओन बाय बोथ। बोथ कौन? सेंटर एंड स्टेट, जो दोनों ही मिलकर, मतलब सेंटर स्टेट, मतलब सेंटर सेंटर एंड, यहां बात कर सकते हैं हम यहाँ पे सेंटर की। बोल लो सेंटर मतलब एक काइंड ऑफ पब्लिक कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। पब्लिक, पब्लिक या तो प्राइवेट, प्राइवेट। दोनों ही सेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं? इसको ऑन कर रहे हैं। दोनों ही सेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। वो हमारे कौन से सेक्टर होते हैं? जॉइंट सेक्टर होते हैं। अरे एग्जांपल दे दो, मैं अभी एग्जांपल दे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके भी ना कोई एग्जांपल होंगे। तो यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड आपने देखा होगा, ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, वो क्या है? वो जॉइंट सेक्टर के अंदर आता है, जहां पे हम प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये भी हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।